नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, हिसाब किताब अगर लंबा हो तो निपटाने में वक्त तो लगता ही है और इसीलिए भारत की फौज इस बार सोच समझ कर परफेक्ट प्लान बना रही है। इम्प्लीमेंट करने में, अमल करने पे वक्त तो लगेगा, लेकिन इस बार की एक खासियत है जवाबी कार्रवाई की कि फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो वहाँ की रिजीम है, उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या उनके मंत्री या फिर सरकार इसकी परवाह बिल्कुल नहीं कर रही। आप कह सकते हैं कि इनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है भारतीय फौज ने, क्योंकि निशाने पर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, विदेश मंत्री नहीं है, निशाने पर सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की सेना। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान आज की तारीख में सिर्फ एक शख्स चला रहा है, सारी की सारी डोर उसके हाथ में है और वो शख्स है जनरल असीम मुनीर, पाकिस्तान सेना के चीफ और पहलगांव अटैक के मास्टरमाइंड। और एक और चौंकाने वाला राज साझा करने जा रहा हूं कि टारगेट पर, निशाने पर जनरल असीम मुनीर भी नहीं है। दरअसल भारतीय फौज किसी एक व्यक्ति की लकीर मिटाने नहीं जा रही। इस बार पाकिस्तान की सेना की पूरी तरह से रीढ़ तोड़ने का इरादा है। फाइनल काउंटडाउन पाकिस्तान आर्मी का। अब दोस्तों, चाहे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हों या उनके विदेश मंत्री हों या रक्षा मंत्री हों या उनकी सरकार हो, मैंने उनका जिक्र इसलिए नहीं करा क्योंकि जाहिर तौर पर ये पपेट गवर्नमेंट है, जाहिर तौर पर एक कठपुतली सरकार है जिसको एक ही व्यक्ति, एक ही शख्स चला रहा है, जिसका नाम मैंने लिया जनरल असीम मुनीर। सवाल इस बात का है कि क्या पाकिस्तान की सेना की रीढ़ तोड़ी जा सकती है? कितना दिन लगेगा और निशाने पे वो कौन से ठिकाने होंगे? ऑप्शंस क्या हैं? हिंदुस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पास ऑप्शंस क्या हैं, विकल्प क्या हैं? क्या क्या होने जा रहा है या होगा, ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इत्तेफाक से बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ कर्नल टिक्कू हैं, मास्टर स्ट्रेटजिस्ट हैं। उनको सुनिएगा, पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन पहले ये बताना चाहता हूँ कि ऑप्शंस क्या है, शुरुआत कहाँ से हो सकती है। अब अगर पाकिस्तान सेना की रीढ़ तोड़नी है तो सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स का हिसाब करना पड़ेगा और इसीलिए निशाने पर आप कह सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का जो बेस है, सबसे इम्पॉर्टेंट बेस है मुशाफ। आप कह सकते हैं कि लाहौर से 160 किलोमीटर दूर है। यहीं पर F-16, अमेरिका के F-16 जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी स्क्वाड्रन है। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर असीम मुनीर ने दौरा किया था एयरफोर्स चीफ के साथ और यहाँ पर ही से पाकिस्तान अटैक करना चाहता है हिंदुस्तान पर और यही निशाने पर है पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस मुशाफ, लाहौर से 160 किलोमीटर दूर। तो टारगेट नंबर 1 ये हो सकता है, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। टारगेट नंबर 2, और टारगेट नंबर 2 हो सकता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। और ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो चीन की मदद से बनाई गई है, ये रावलपिंडी के पास वहाँ में है, WAH वहाँ में है। इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप कह सकते हैं जितने भी वेपन्स हैं उनकी मेंटेनेंस होती है, बहुत से वेपन्स बनते भी हैं चीन की मदद से। यहाँ पर एक्सप्लोसिव, गोला बारूद, तोप, मिसाइल सब कुछ है और पाकिस्तान को पता है कि अगर युद्ध होगा तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रावलपिंडी प्राइम टारगेट पे होगी। और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर हमला हो गया तो आप कह सकते हैं कि फ़ौज की जो गोला बारूद की सप्लाई है उसकी तार टूट सकती है, कनेक्शन कट हो सकता है। अब जनरल असीम मुनीर को अगर पूरी तरह से लाचार कर देना है बीच युद्ध में तो एक और टारगेट है और वो टारगेट है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, इस्लामाबाद के पास है और यहीं पर पाकिस्तान की मिसाइल्स हैं, यहीं पर आप कह सकते हैं इस्लामाबाद के पास वो ज़ख़ीरा है जिसके दम पर पाकिस्तान के रेल मंत्री बार बार कह रहे हैं या उनके मिनिस्टर्स बार बार कह रहे हैं, दम भर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान की शाहीन, गौरी और न्यूक्लियर मिसाइल्स वो भारत पर चल भी सकती हैं। और इसलिए नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, ये नज़र ना सिर्फ भारतीय फ़ौज की है, अमेरिकी फ़ौज भी इस कॉम्प्लेक्स को मॉनिटर करती है। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, जहाँ सारी मिसाइलों का आप कह सकते हैं बड़ा स्टोर है।
अब दोस्तों आगे हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं आपको बताएंगे इस वीडियो में कि पिछले 4-5 दिन से फॉर द लास्ट 4-5 डेज पाकिस्तान के आर्मी जनरल मुनीर, उनकी कोशिश है कि चाहे वो कराची का कोर हेडक्वार्टर हो या फिर बलूचिस्तान हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, उनका जो जमावड़ा है, उनका जो कंसंट्रेशन है वो पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में किया जा रहा है, जहां पर पाकिस्तान का मंगला कोर है, हेडक्वार्टर है। यहाँ पर उनकी 19th इन्फेंट्री डिवीज़न है। तकरीबन ऐसा कहा जाता है कि 70 से 1 लाख सैनिक यहाँ पर रहते हैं एलओसी के इस बार पीओके में। इसकी संख्या बढ़ रही है पिछले कुछ दिनों में। जैसा कि आपको आगे एक्सपर्ट बताएंगे, तकरीबन 18,000 से लेकर 36,000 सैनिक पिछले 2 दिनों में यहाँ पर मोबिलाइज किए गए। ये भी एक टारगेट हो सकता है। 19th इन्फेंट्री डिवीज़न हेडक्वार्टर मंगला, एलओसी से कुछ दूर, पाक अधिकृत कश्मीर में। अब दोस्तों कई ऐसे टारगेट हैं और मुझे लगता है बताते बताते बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा समअप कर रहा हूँ इससे पहले कि आप एक्सपर्ट्स को सुने। बड़ी खबर पे मैं हूँ। एक बात यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली बार 2016 में जब उरी पे हमला हुआ था, उसके बाद हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी एलओसी में घुसकर, कुछ घंटों की स्ट्राइक्स थी। और उसके बाद पुलवामा जब 2019 में हमला हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान पाकिस्तानी आतंकियों ने मारे थे, शहीद किए थे। उसके बाद जो हमला बालाकोट एयर स्ट्राइक का हुआ, वो भी कुछ घंटों का था। इस बार मामला घंटों का नहीं है। भारत की फौज की स्ट्रैटेजी है, जो मैंने पहले भी कहा, कि फाइनल हिसाब किताब हो और पाकिस्तान पहली स्ट्राइक के बाद क्या रिएक्ट करेगा, बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि जंग होती है और होती है तो फिर कितने दिन चलेगी और उसमें क्या क्या होगा। यही आप जानना चाह रहे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि मास्टर स्ट्रेटजिस्ट मिलिट्री के कर्नल तेज टिक्कू, आज मैंने उनको न्योता दिया। मैंने कहा सर आइए, खुलकर बात करिए, समझाने की कोशिश करिए। हिंदी भी अच्छी है, समझाते भी अच्छे हैं, वो रहेंगे। और जो मुश्किल कुछ पॉइंट्स होंगे, मैंने आज डिफेंस के जाने माने पत्रकार उमाकांत जी को बुलाया कि कहीं कहीं मैं उनसे भी कोशिश करूंगा चीज़ों को समझने की, और ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि अगर तख्ता पलट होता है असीम मुनीर का, पाकिस्तान सेना का, तो शाहबाज की सरकार भी गई, ये सरकार भी गई, और हो सकता है पाकिस्तान सेना के साथ साथ शरीफ सरकार का भी तख्ता पलटे। और ताज्जुब मत करिएगा अगर रिजीम चेंज हो जाए, इमरान खान हो सकता है फिर से सत्ता में आ जाए। बहुत कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। कर्नल टिक्कू, जो पहला सवाल है वो ये है कि हमने बहुत बातें की, चाइना का क्या रोल रहेगा, चाइना सामने आएगा या पर्दे के पीछे रहेगा या तटस्थ रहेगा। हमने ये भी कहा कि भाई कितनी देरी क्यों लग रही है, और ये भी बातें हुई कि भारत जो है एक इस बार जो जवाबी कार्रवाई करना चाहता है उसका स्केल बहुत बड़ा होगा। सवाल इस बात का है कि क्या भारत पाकिस्तान की आर्मी को पूरी तरह से उसकी कमर तोड़ना चाहता है, और अगर पाकिस्तान की आर्मी को की कमर तोड़ना, उसकी रीढ़ तोड़ना, अगर ये एक ऑब्जेक्टिव है, तो पाकिस्तान की आर्मी को, सेना को कैसे कमजोर किया जा सकता है, उसमें ऑप्शंस क्या हैं, विकल्प क्या हैं हमारे पास? कर्नल टिक्कू, अगर आपने अभी कुछ करना है, आप बालाकोट स्ट्राइक की जैसे 2 या 3-4 स्ट्राइक करेंगे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हमने इसके विषय में जो हमने चिंतन किया है, उससे ये निष्पक्ष निकल रहा है कि आप कितने भी आतंकवादियों को मारो, आप कितने भी उनके ट्रेनिंग कैंप्स डिस्ट्रॉय करो, वो दोबारा से 1 महीने में दोबारा रिजनरेट हो जाएंगे, ट्रेनिंग कैंप दोबारा एस्टेब्लिश। वो होता क्या है उसमें? तो अगर आपने कुछ करना है तो आपने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर करना पड़ेगा। पाकिस्तान आर्मी के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, यही आपने सवाल पूछा मेरे से। जी जी जी, यही सवाल। इसके ऊपर हमने अब पाकिस्तान आर्मी का मतलब क्या है? पाकिस्तान आर्मी का मतलब ये नहीं है कि आप चीफ के ऊपर हमला करो या कुछ कोर कमांडर्स के ऊपर हमला करो, नहीं। हो सकता वो भी है, बट वो एक मिनिस्क्यूल पार्ट होगा इसके। हमने पाकिस्तान आर्मी कैसे उसको, उसकी क्षमता को खत्म करेंगे, उसकी इमेज को खत्म करेंगे, आपने वो कार्रवाई करनी है। उसका मतलब है पाकिस्तान की आर्मी के जितने एसेट्स हैं,
तो एसेट्स में क्या होता है, उनके डिविजनल और कोर हेडक्वार्टर्स उनको ध्वस्त करो, उनकी टैंक फॉर्मेशन जो है, बड़ी बड़ी टैंक फॉर्मेशन, डिवीजन साइज, ब्रिगेड साइज टैंक फॉर्मेशन, जिसमें कम से कम 200-300 टैंक हो आपके मतलब पास। आप ये कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा और सरल कर दूं अपने दोस्तों के लिए, भाई कर्नल टिक्कू साहब एक उम्र गुजार दी इन्होंने पाकिस्तान पर फोकस करते करते। इनका ये कहना है कि जनरल असीम मुनीर जो पाकिस्तान के इस वक्त मास्टरमाइंड हैं, उनको एलिमिनेट करने से, उनको खत्म करने से कुछ नहीं होने वाला। दरअसल असली जो कसूर है वो कुर्सी का है, उस सेना मुख्यालय का है, और सेना के मुख्यालय को, सेना के असेट्स को, पाकिस्तान को कैसे वीकन करना है। तो उन्होंने कहा कि जैसे एक एग्जाम्पल दिया, जो पाकिस्तान आर्मी के टैंक हैं, जहां जहां 200 टैंक 300 टैंक, जहां आर्टिलरी के उनके हेडक्वार्टर्स है, उस पर बॉम्बिंग करने की बात कर रहे हैं कि जो जहां टैंक है, गोला बारूद है, उसको नष्ट किया जाए। जी, ये तो आपने पहली बात बताई। और ऑप्शंस क्या क्या हैं कर्नल साहब? अब इसके साथ ही रिलेटेड है उनके लॉजिस्टिक सेटअप। लॉजिस्टिक सेटअप है, जब उनको मोबिलाइज करना पड़ेगा आर्मी को। एक डिवीजन साइड अभी खबर आई है, एक कल की खबर है कि उन्होंने बलूचिस्तान से एक डिवीजन मूव किया है। तो एक डिवीजन को मूव करने के लिए आपको कितनी गाड़ियां चाहिए? पहले तो ये बता दीजिए कर्नल साहब, एक डिवीजन में कितने सेना के जवान होते हैं तकरीबन? 18,000 के करीब। ओहो, 18,000 एक डिवीजन में? हाँ, एक डिवीजन में 18,000। तो आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान से 18,000 जवान बॉर्डर की तरफ मोबिलाइज किए उन्होंने। जी, आगे बताएं। कोयटा, देखिए कोयटा के अंदर, जो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान, पहले मैं बताऊं कि जो जो फॉर्मेशन है ना, पाकिस्तान आर्मी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। हमारे यहाँ क्या होता है, आर्मी हेडक्वार्टर है, उसके बाद हमारे कमांड्स हैं। सेंट्रल कमांड है, नॉर्दर्न कमांड है, साउथ वेस्ट कमांड है, वेस्टर्न कमांड है। तो ऐसे करके हमारे पास कमांड्स है। उसके कमांडों के नीचे फिर हमारे कोर्स है, 2 या 3 या 4 कोर, कम से कम 2 कोर तो हर कमांड के नीचे कम से कम। और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टॉलेशन है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आर्मी जनरल हेडक्वार्टर के नीचे 9 कोर है, 9 कोर हैं, और हर कोर कमांडर डायरेक्टली आर्मी जनरल हेडक्वार्टर के साथ डील करता है। कर्नल साहब मैं सीधे आता हूं। आपने कहा कि एक तो जो पाकिस्तान के टैंक हैं वो एक ऑप्शन हो सकते हैं, जहां 200-250 टैंक हैं उनको डिस्ट्रॉय करो। अब आप कह रहे हैं कि जो कोर है, जहां पर उनका एक तरह से आप कह सकते हैं सब हेडक्वार्टर है, उन पर निशाना साधो। और क्या क्या हो सकता है? जहां गोला बारूद रखा है वो भी होगा, और क्या क्या चीजें? एमिनिशन डिपोज, मिसाइल साइट्स, लॉजिस्टिक्स एरियाज। लॉजिस्टिक एरिया में आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर एक डिवीजन को मूव, तो गाड़ियां कहाँ रहेंगी? गाड़ियों को तो सड़क पर चलना पड़ेगा, उनके बेस होंगे ना, वहां खड़ा रहेंगी। तो ये आपको, ये बड़े बड़े टारगेट्स हैं, इनसे बहुत फर्क पड़ता है, इनके डिस्ट्रक्शन। जैसे एयरफोर्स में पहला ही काम होता है कि आप उनके एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय करो, तो जहाज कहां से उड़ेगा? मेरा सवाल ये है लखेड़ा साहब कि कर्नल साहब ने कहा कि एक एक करके पाकिस्तान की सेना को कमजोर करना है। क्या भारत की सेना एक युद्ध करने की तैयारी कर रही है, और आपको लगता है कि इस बार थोड़ा युद्ध ठीक ठाक होगा, मामला आर पार का होगा? लगता है ऐसा आपको? ऐसे आपको संकेत मिल रहे हैं? लंबा युद्ध हमारे पक्ष में होगा। जितना लंबा हम युद्ध छेड़ेंगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, एक ही इसमें रुकावट आ रही है कि ये मौसम की रुकावट आएगी। क्योंकि 15 मई के बाद जो ऊपर LOC के ऊपर जो कश्मीर का इलाका है, जहां सिंधु नदी आकर के बहती है, झेलम बहती है, वहां बाढ़ का पानी बढ़ता है। और बाढ़ का ये जोखिम है, ये मौसम का जोखिम है, ये पाकिस्तान के लिए भी जोखिम है, हमारे लिए भी जोखिम है। क्योंकि बारिश चल रही है, तूफान आ रहे हैं, भूस्खलन हो रहे हैं, पहाड़ी इलाका बहुत ज्यादा बर्फीला, पहाड़ी पर गर्मी में बर्फ पिघलती है, और गर्मी खत्म होती है, बारिश होती है, तो बारिश का बाढ़ हो जाती है और फ्लड आता है। ऐसी सिचुएशन में हमारे जो थल सेना का जो मूवमेंट है, जो चूंकि रोड से जाती है, तो वो थल सेना को थोड़ा सा रुकावट पैदा होगी। हमारा लॉजिस्टिक सपोर्ट, हमारा साजो सामान, हमारा हथियार, हमारी रसद सामग्री भिजवाने में उतनी ही दिक्कत होगी जितना पाकिस्तान की तरफ से होगी। जी, बड़ी बात लखेड़ा साहब ने कही। लखेड़ा साहब ने कहा कि भाई जो मौसम है वो थोड़ा सा नागवार है, क्योंकि हम बात पंजाब राजस्थान सेक्टर की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, और वहाँ ऊंची ऊंची हिमालय की पर्वत शिखाएं हैं,
वहां पर बर्फ जमी है, गर्मियों में बर्फ पिघलती है और जब पिघलती है तो जल स्तर नदी का बढ़ता है, मौसम खराब होता है। ऐसे में थोड़ा ट्रुप्स का मूवमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए एहतियात बरतनी पड़ी। हो सकता है कि हम 15-20 दिन रुके, 1 महीने रुके। ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा मौसम जो है, वेदर जो है वो थोड़ा सा अभी साथ नहीं दे रहा। थोड़ा सा वेदर ठीक होगा, मौसम ठीक होगा, उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी, ये बता रहे। बड़ा आपने एक मुद्दा उठाया लखेड़ा साहब। कर्नल साहब भाई, आपने तो बता दिया कि कहाँ गोला बारूद है पाकिस्तान का, कहाँ पर उनकी डिवीजन तैनात है, कहाँ पर उनके जो है फाइटर एयरक्राफ्ट खड़े हैं, कहाँ पर उनके टैंक्स हैं, वो सब तो आपने बताया। मुझे ये बताइए कि हमारा जो रफेल है, हमारे जो सुखोई 30 विमान है, हमारी जो एयरफोर्स की ताकत है, क्या हमारे पास उस तरह की एक्सपर्टाइज है? हमारे पायलट इतने दक्ष हैं कि इधर से उड़े और सीधे जाके वहीं टैंक पे मारा? क्या ये प्रेसिशन, ये मारक क्षमता है कर्नल साहब? देखिए, मार्ग क्षमता तो हमारे पास बिल्कुल टोटली कंप्लीटली हमारे हाथ में है, हमारे पास है। ओके। लेकिन हम सब ये जो बात कर रहे हैं, हम एक चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। अभी आपने देखा, देखिए, जब विंग कमांडर अभिनंदन जी ने एयरक्राफ्ट उड़ाया और मिग 21 से उसने F-16 को नीचे गिराया, तो एक पुराना एयरक्राफ्ट और F-16 जैसा आधुनिक एयरक्राफ्ट, वो तो इसलिए हुआ कि क्षमता अच्छी है, ट्रेन पायलट्स हैं और उनको अपने एयरक्राफ्ट के कैपेबिलिटीज के ऊपर पूरा भरोसा था। एक बार उन्होंने लॉक इन कर दिया तो उसको गिरा ही दिया। वो फिर जमीनी फायर से, सरफेस टू एयर मिसाइल से वो उनका प्लेन हिट हुआ और वो पीओके में जाकर गिर गया और बाकी कहानी आपको मालूम है जी। देयरफॉर आप ये तो अंदाजा कर सकते हैं कि मैंने ये करना है, लेकिन जब डिफेंस सर्विसेज में ऑपरेशनल रूम में तैयारियां होती है ना, उससे सबसे पहले ये देखा जाता है कि पाकिस्तान आपके अगेंस्ट क्या कर सकता है। अगर आप ऑप्शन ए लेंगे, वो क्या करेगा, फिर आपको 10 कदम आगे सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है और हमने हिट किया और पाकिस्तान चुप करके बैठेगा, ऐसा तो होगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अभी उमाकांत जी ने बोला कि उन्होंने सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करी। अगर जंग होता है तो ये कन्फाइंड नहीं रहेगा लाइन ऑफ कंट्रोल। जो हमारा बॉर्डर है अखनूर से लेकर नीचे तक, भुज तक, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा अगर ऑल आउट वॉर हो जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर युद्ध की चिंगारी भड़केगी तो सिर्फ जम्मू कश्मीर का जो एलओसी है वो नहीं, आप कह रहे हैं कि फिर पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर, भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ भी युद्ध शुरू हो जाएगा। एब्सोल्युटली, ये कन्फाइन नहीं रहेगा JNK में, आपको मैं बता देता हूँ। और दूसरी बात है, क्यों मैं इसमें एक कैविट देता हूँ। अगर आपने जम्मू कश्मीर में ही लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस आपके ऑपरेशन चले, आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि POJK के ऊपर आप कब्जा कर लीजिए, क्योंकि वहां पर लोग भी चाहते हैं, तो लोगों का समर्थक कुछ हद तक आपके पास होगा। अगर ये होता है, इससे 2 चीजें हो जाएंगी। पहला, पाकिस्तान आर्मी, जिसको हम कह रहे थे ना टैंक बर्बाद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पाकिस्तान आर्मी खुद ही खत्म हो जाएगी। बिकॉज जो भी आर्मी लड़ाई लड़ेगी, उसका एक भाग अगर देश का खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली आर्मी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। बांग्लादेश के टाइम पर भी ये हो सकता था, लेकिन उसमें हमारी गलती थी। एक तो हमने उनको रिलीज कर दिया, हमने कुछ लिया नहीं उनसे 95,000 ट्रूप्स। दूसरा, वेस्टर्न बॉर्डर में कुछ आपने खास किया नहीं। अगर हम वेस्टर्न बॉर्डर में कुछ करते तो ये शायद आज का मसला नहीं होता, लेकिन हमने वेस्टर्न बॉर्डर को क्वाइट रखा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था ईस्टर्न पाकिस्तान को स्वेयर करके हम दूसरी एक कंट्री बनाना। लेकिन जब आप कर्नल साहब, 1 मिनट रोकूंगा। कर्नल साहब ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले हमारे पास जो फाइटर प्लेन्स हैं, जिस तरह से रफेल हमारे पास है, आधुनिक विमान है, हमारे पास सुखोई है, हमारे पास और भी इस तरह के विमान है, हमारे पायलट पूरी तरह से दक्ष हैं, सही जगह पर स्ट्राइक करेंगे, हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो कर्नल साहब ने किया दोस्तों, वो ये कहा,
उन्होंने कहा हम तो भाई उनका टैंक ध्वस्त कर देंगे, गोला बारूद ध्वस्त कर देंगे, उनके हेडक्वार्टर को बम्बार्ड कर देंगे। लेकिन बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्या रिएक्ट करेगा, पाकिस्तान किस तरह की प्रतिक्रिया करेगा। तो किस तरह की प्रतिक्रिया कर सकता है पाकिस्तान? क्या कर्नल साहब वो भी अपने लड़ाकू जहाज तैयार कर देगा? उसका रिएक्शन क्या होगा? कुछ मैं चाहता हूं, हालांकि सवाल बड़ा मुश्किल है जवाब देना, फिर भी उसका देखिए उनके पास मैं आपको एक चीज तो मुझे पाकिस्तान के ऊपर कोई उनके डिस्क्रिशन के ऊपर अक्लमंदी से काम करने पर कोई भरोसा नहीं है। अगर पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को थ्रेट हुआ, मैं आपको लिख कर देता हूं वो न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करेंगे। ओह माय गॉड, ये भी बताना चाहता ओह माय गॉड, मैं ये भी बताना चाहता हूं पाकिस्तान एक जिहादी स्टेट है, उनका दिमाग खराब हो रखा है। उनके जो अभी चीफ हैं बिल्कुल वो एक मौलाना का बेटा है, वो उसने मदरसे में पढ़ाई करी है। उनको कोई चिंता नहीं है कि पाकिस्तान खत्म हो जाए। जहां तक वो हिंदुस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान करेंगे वो करेंगे, और उनकी लाइफ तो मरने के बाद ही शुरू होती है जब वो जन्नत में पहुंच जाते। वो इस बात पर नहीं, लेकिन कर्नल साहब आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बम जैसी बात हो सकती। क्या न्यूक्लियर बम एक खिलौना है, हंसी खेल है, या फिर इंटरनेशनल प्रेशर होगा पाकिस्तान पे? आप ये बताइए मेरे को, क्यों वो हर दूसरे दिन क्यों बताते हैं दुनिया भर को हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है? खिलौना नहीं है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन वो क्यों बोलते हैं ये? और उन्होंने फर्स्ट यूज एब्जॉर्ब नहीं किया है। हमने बोला हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, चाइना ने बोला हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने तो कभी नहीं बोला हम फर्स्ट यूज फिलॉसफी पर बिलीव नहीं करते। उन्होंने बल्कि तो बोला है कर्नल साहब, एक मिनट मुझे कर्नल साहब, उन्होंने एक मिनट मुझे दी। उनकी फिलॉसफी फॉर यूजिंग न्यूक्लियर वेपन इज, उन्होंने क्लियरली अभी वो बोला, उन्होंने अगर उनकी देश की सलामियत मतलब टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को खतरा पहुंचेगा, दे विल यूज न्यूक्लियर वेपन, दे हैव सेड दिस, सो दे विल यूज इट। कर्नल साहब भाई आपने तो डरा दिया, आपने तो डरा ही दिया। नहीं प्लीज, डरने की कोई बात नहीं है। तो आप नहीं, इसमें देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डरना। प्लीज, ऐसे हिंदुस्तान में, हम भारत में, हमें ये नहीं भावना बनानी चाहिए कि डर गए मर गए, ऐसा कुछ नहीं। पाकिस्तान तो खुद ही खत्म हो जाएगा टोटली। ठीक नहीं, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब पाकिस्तान की सेना जो आप प्लान बता रहे हैं कि भाई उनके जो टैंक्स हैं, डिवीजन्स हैं, उनका गोला बारूद है, उसको थोड़ा थोड़ा हम नुकसान करें, पाकिस्तान को गहरी चोट दें और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन तक भी ना पहुंचे, वो बीच का रास्ता क्या हो सकता है? मतलब कुछ ऐसा प्रेशर? देखिए, इसमें एक बहुत बड़े अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, ऐसा है, न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ भारत ही चिंतित नहीं होगा, पूरा दुनिया चिंतित होगा, क्योंकि हम दो न्यूक्लियर देश हैं। ये कन्फाइन ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर बम लाहौर में फट गया तो उसका असर अमृतसर नहीं आएगा, या अमृतसर में फट गया तो लाहौर बर्बाद नहीं हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन के लिए कोई बाउंड्री तो बॉर्डर स्टेट है, इट्स बॉर्डरलेस। तो आपको पता है, और आजकल के, और हम लोग तो पड़ोसी हैं, और वो 20 किलोटन बॉम्ब तो है नहीं आजकल, तो 100-200 1000 किलोटन बॉम्ब है। तो इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्ट थ्रेट है इजराइल को, क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है जो बोथ ईरान एज वेल एज अरब स्टेट्स, ईरान ज्यादा है। तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर बॉम्ब से इजराइल को भी बहुत बड़ा खतरा है। मिडल ईस्ट इतना नजदीक है, मिडल ईस्ट, ईरान को भी खतरा है क्योंकि बॉर्डर है। तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान को सबसे पहले ड्यू न्यूक्लियराइज कराना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है आपने उठाया डाला, नहीं, उसकी मीटिंग करनी होती है, ट्रिगर मैकेनिज्म लगाना होता है, काफी सारी प्रतिक्रिया होती है, और इस पर अमेरिका और इजराइल की नजर है मिनट टू मिनट। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही वो मूव करेंगे अमेरिका को पता चलेगा, इजराइल को पता चलेगा, एंड दे विल एक्ट। सो मैं मानता हूं पाकिस्तान कोशिश करेगा यूज करने का, लेकिन दुनिया उनको यूज करने नहीं देगी। नहीं, बड़ी बात कही इन्होंने कहा, कर्नल साहब ने जो बात कही उसको फिर उन्होंने एक हल भी, सॉल्यूशन भी दिया। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर बम को फायर करना ऐसा नहीं है कि आपने बंदूक में गोली दाबी और घोड़ा दबा दिया, ट्रिगर दबा दिया, गोली चल गई।
इसमें मीटिंग करनी पड़ती, इसका जो प्रोसीजर है बहुत आसान नहीं है, कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाके आप न्यूक्लियर बम जो है वो फायर करते हैं। और जब ये प्रक्रिया शुरू होगी, अमेरिका के पास वो सिस्टम है, अमेरिका के पास वो आंखें हैं, वो खुफिया आंखें कि उसको पता लग जाएगा और वहीं पर युद्ध रुक सकता है या प्रेशर हो सकता है, ये वो बात करें। मैं एक पॉलिटिकल सवाल लकड़ा साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान का युद्ध बढ़ा, जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा युद्ध लंबा होगा इस बार, और युद्ध अगर लंबा होता है तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति वाकई कमजोर है, उनके पास बहुत से टैंक के लिए लुब्रिकेंट्स नहीं है, उनके पास असलहा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, चीन पे डिपेंड है, इकोनॉमी उनकी चौपट है, तो बहुत लंबा युद्ध पाकिस्तान नहीं लड़ सकती, महीना भर या 1.5 महीना तो बहुत ही मुश्किल होगा। क्या आपको लगता है ऐसे में जनरल असीम मुनीर के खिलाफ वहां पर जो वहां की आवाम है, जो पब्लिक है, उसका एक प्रतिरोध हो सकता है? क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान की जो सबसे पॉपुलर पार्टी है, पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ, पीटीआई, इमरान खान 627 बल्कि 650 दिन से वो जेल में बंद हैं, उनकी पार्टी के हर बड़ा नेता जेल में बंद है। क्या आपको लगता है कि असीम मुनीर के खिलाफ अगर पाकिस्तान की सेना कमजोर होती है तो वहां पर सरकार का तख्ता भी पलट सकता है? क्या प्रॉब्लम शहबाज शरीफ के लिए भी आ सकती है? क्या वहां पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि चेंज ऑफ पावर भी हो सकता है, जेल के दरवाजे खुल सकते हैं इमरान खान के लिए, एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है? देखिए जो ग्राउंड सिचुएशन पाकिस्तान की है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो जनरल जियाउल हक, याहिया खान से लेकर के जियाउल हक और मुशर्रफ तक, इन्होंने तो जो सिविल गवर्नमेंट थी उनका तख्ता पलटा था। ऐसा माहौल पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान की ऐसी दशा है आज की तारीख में कि वहां सेना का तख्ता पलट होने की उम्मीद है। ऐसी अटकलें लग रही है कि सेना का तख्ता, जनरल मुनीर जो है, जनरल मुनीर पहली बार शहबाज जो है अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वहां पर, जी नवाज शरीफ के भाई, नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, वो पंजाब प्रांत के पहले मुख्यमंत्री थे, वो इस समय, हालांकि वो बहुत प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस है, बड़े चालाक पॉलिटिशियन है, बड़े व्यवहारिक पॉलिटिशियन है, ये मैं उनकी तारीफ करूंगा, लेकिन वो आज कठपुतली है सेना का, जनरल मुनीर की कठपुतली है। और जनरल मुनीर पाकिस्तान में चाहे बलूचिस्तान ले लो, चाहे बाकी जगह ले लो, एक प्रोफेशनल जनरल के रूप में नहीं गिने जाते। उनकी कोई आर्मी ट्रेनिंग कॉलेज में, जो हमारे यहाँ आर्मी ट्रेनिंग, जनरल मुशर्रफ आर्मी ट्रेनिंग कॉलेज से निकले हुए हैं, वो इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है। मतलब मैं तो बता रहा हूँ आपको कि मुझे उसकी भाषण देख करके, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के लगा जनरल असीम मुनीर प्रोफेशनल नहीं है। शहबाज शरीफ की सरकार उनकी कठपुतली है। सरकार के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान की जनता में रोष है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार भी पलट सकती है अगर सेना कमजोर हुई? बहुत ही संक्षेप में जवाब। आर्मी के अंदर, पाकिस्तानी आर्मी के अंदर बहुत बड़ा विद्रोह की स्थिति है, लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं। कई आर्मी के जनरल इनडायरेक्टली जो खफा है, इवन जो रिटायर्ड है, वो इमरान खान के संपर्क में है, वो उनकी पार्टी के लोगों के कांटेक्ट में है। और अभी देखिए कि जिस तरह से, उसका कारण क्या है कि ये जो आर्मी का एक कठपुतली सरकार है और कठपुतली वहां आर्मी जनरल है पाकिस्तान में, जो कितनी बेवकूफी की बातें करते हैं, वहां पर जो माहौल है वो माहौल ये है कि ये जो सरकार है शहबाज की, ये तो आर्मी जनरल की सरकार है। तो जो विद्रोह है, जो टारगेट पे है, वो टारगेट पर जो है जनरल मुनीर है। अगर विद्रोह होगा, जनता का विद्रोह होगा, तो जनता का विद्रोह सेना जनरल के खिलाफ है। ने बड़ी बात कही, आपने कहा कि अगर सेना की रीढ़ टूटती है, जनरल असीम मुनीर कमजोर होते हैं, तो शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में रहना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां का अवाम, वहां की जनता इमरान खान के साथ खड़ी है। और पिछले चुनाव में जिस तरह से धांधली की गई असीम मुनीर ने, पाकिस्तान की सेना ने, और जिस तरह से कठपुतली सरकार बनाई गई, उसको लेके वहां पर रोष है और कहीं ना कहीं सत्ता का भी हस्तांतरण हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन मिस्टर कर्नल साहब, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है कि इस बार वाकई हिसाब किताब फाइनल होने जा रहा है? बहुत ही 1 मिनट का वक्त है बस। जी मुझे लगता है, क्योंकि
इसका सबसे बड़ा ये कारण है, या तो आप करो, नहीं तो आप भुगतते रहो। हर 2 महीने 3 महीने में आपके आदमी को, हमारे को मारा जाएगा, कश्मीर में मारा जाएगा, हर जगह मारा जाएगा, आप कुछ नहीं करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली अब तो समझ ऐसा आ गया कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारे। पहले तो ये जरूर था कि अमरनाथ यात्रा में सब तो हिंदू ही होते थे, लेकिन कम से कम ये तो नहीं पूछते भैया आप हिंदू हो, फिर मारते थे। लेकिन अब ये चुन चुन के धर्म पूछकर और कपड़े डिसरोब करके चेक करना आइडेंटिटी और फिर मारना, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। मतलब ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है किसी भी देश को। आज की बहस बहुत इंपॉर्टेंट थी। कर्नल टिक्कू थे, 30-35 बरस का एक्सपीरियंस, और उसी टक्कर का एक्सपीरियंस जो है हमारे सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट जो राजनीति भी कवर करते हैं, रक्षा मंत्रालय भी और प्रधानमंत्री भी, और लखेड़ा साहब, उमाकांत जी और कर्नल साहब दोनों का ये कहना था कि नंबर 1 पाकिस्तान की सेना ही टारगेट है इस बार। और सेना को कैसे कमज़ोर किया दोस्तों, ये एक एक करके आपको कर्नल साहब ने बताया है कि टैंक पर कैसे हमला करना है, डिवीजन्स पे कैसे हमला बोलना, ये सारा प्लान तैयार है। हमारी जो एयरफोर्स है वो केपेबल है एकदम सही सटीक स्ट्राइक करने की, ये भी कर्नल साहब ने कहा है। कर्नल साहब ने तीसरी बात कही कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनरल असीम मुनीर हताशा में न्यूक्लियर की तरफ बढ़े, और न्यूक्लियर की तरफ बढ़ेंगे तो इजराइल और अमेरिका, खासकर अमेरिका, जो प्रोसीजर है न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सप्लोड करने का इतना आसान नहीं है। उस वक्त वो एक पैनिक बटन दबा सकते हैं, दुनिया दबाव डाल सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर बम सिर्फ अमृतसर पे गिरेगा तो अमृतसर बर्बाद नहीं होगा, पाकिस्तान भी होगा, ईरान भी होगा, दुनिया पर इसका असर होगा, इसलिए दुनिया का प्रेशर होगा। तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बम तक नहीं जा सकता। लेकिन एक सवाल है कि अगर पाकिस्तान की सेना कमजोर होती है, युद्ध लंबा होता है, जनरल असीम मुनीर जो आज की तारीख में ना सिर्फ भारत के लिए विलेन है, पाकिस्तान के लिए भी विलेन बने हुए हैं। वहाँ इमरान खान की जो पार्टी है वो इंतजार कर रही है कि किसी तरह से सेना कमजोर अगर हो और शहबाज शरीफ मुल्क छोड़ते हैं तो वहाँ पर तख्ता पलट भी हो सकता है सत्ता का। ये एक बताने की कोशिश हमारे पैनलिस्ट ने की और बहुत ही संजीदगी से बताया है। मैं दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस मैच्योरिटी को सलाम करता हूँ जिस तरह से आपने चीज़ों को सामने रखा है। कर्नल साहब, सो नाइस ऑफ यू कमिंग टू दिस प्रोग्राम, स्पीकिंग द ट्रुथ फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। और लखेड़ा साहब, आपको भी सैल्यूट है, जिस तरह से आप चीज़ों को सामने रखते हैं, ऐसा लगता है कि पर्दे पे कोई फिल्म चल रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।